मेरा नाम उदय कपूर है। मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मैं बड़ा हुआ तो बिजनेस में ही लग गया था। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं बहुत ही ज़्यादा शानो शौकत से अपने कॉलेज जाया करता था। मेरे सारे दोस्त मुझे देखकर कहते थे कि बस एक तो ही है कि मेरा दोस्त, जो कि इतने शानो शौकत के बावजूद भी तुम हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों के साथ दोस्ती कर रहे हो, वरना बड़े घराने के लड़के हम लोगों से दोस्ती नहीं करते। मैं हंसकर उन्हें टाल दिया करता था। कॉलेज में मुझे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। उसका नाम शीतल था। शीतल से धीरे धीरे दोस्ती करने की सोचने लगा था। जब हमारी दोस्ती हो गई तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा करीब आने लगा था। शीतल भी बहुत अच्छी लड़की थी, वह भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं और शीतल एक अच्छे फ्रेंड हो गए थे और ये फ्रेंडशिप कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा था। एक बार मैं अपने ऑफिस में बैठ कर के कुछ ज़रूरी काम कर रहा था और कुछ फाइलें चेक कर रहा था। मैं काम में इतना डूब चुका था कि मुझे आसपास की कुछ भी खबर नहीं थी। कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए मैं पूरी तरह से तैयार होने लगा था। तभी मेरा फ्रेंड अभी मैंने कैबिन में आया था कि मेरे ही ऑफिस में वह काम करता था। बचपन से ही हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कॉलेज के बाद हम अलग हो गए थे क्योंकि उसकी कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे। मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था और मेरी परवरिश काफ़ी अच्छी हुई थी, इसीलिए मैं बिजनेस की दुनिया में अपने डैड की वजह से अपना पहला कदम रखा था। दूसरी तरफ बिक्की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखता था और पढ़ाई के बाद उसे नौकरी ढूंढने में भी बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन एक दिन जब इत्तेफाक से वह मेरे ही ऑफिस में जॉब की तलाश में आया तो मैं उसे देखते ही खुश हो गया था। हमने पुरानी यादें ताज़ा की और मैंने उसे अपने ऑफिस में ही नौकरी दे दी और यह नौकरी पाकर बिक्की बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ था। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और मुझे मेरा बचपन का दोस्त भी वापस मिल गया था। मैं अभी भी फाइलों में ही डूबा हुआ था कि तभी बिक्की मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह कुछ मुझसे कहना चाहता है। वह परेशान है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है बिक्की, तो कहने लगा कि इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? तुम्हारे मन में जो है पूछना चाहते हो वह बताओ मुझे। सब ठीक तो है ना? घर में बीवी बच्चे माँ सब ठीक तो है ना? बिक्की शादीशुदा था। मुझे लगा कि शायद घर की कोई प्रॉब्लम होगी या फिर उसे छुट्टी चाहिए होगी, लेकिन उसने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं उदय, मुझे कोई समस्या नहीं है, बल्कि मुझे कुछ और ही कहना है। मैंने उससे बात आगे बढ़ाने को कहा तो वह बोलकर उदय जो वह लड़की, इतना कहकर वह चुप हो गया। मैं थोड़ा हैरान था। बिक्की मेरे गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ़ था, इसीलिए वह मुझे कोई भी ऐसी बातें नहीं करना चाहता था जिससे कि मैं अपना आपा खो बैठूं और उससे पर गुस्सा कर लूं। महीने पहले जो हादसा हुआ था, अगर उसकी बात फिर से होती तो शायद मैं गुस्से से पागल हो ही जाता। मैं गहरी सांस लेते हुए पूछा, कौन सी लड़की? क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बिक्की ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, देख उदय, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मानता हूँ कि मोहित से गलती हो गई है। उसके लालच की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा है और यहाँ तक कि वर्कर की भी जान खतरे में पड़ सकती थी। उसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी, इसीलिए। लेकिन इसमें उस लड़की का क्या गलती है? मैं चौंक उठा था। किस लड़की की बात कर रहा है तू? बिक्की ने कहा कि उदय, मैं अभी अभी मोहित के घर से आ रहा हूँ, जैसा कि तूने कहा था, उसके घर की अच्छे से तलाशी लेने के लिए। मैं कुछ आदमियों को लेकर के गया था और वहाँ तो जो देखा उसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मोहित अंकल की पत्नी का कुछ पहले ही देहांत हो चुका था और घर में सिर्फ उसकी एक जवान 20-22 साल की भतीजी रह गई है। हमने मोहित को तो जेल भिजवा दिया, उसके किए की सज़ा उसे मिल गई है, लेकिन उसकी भतीजी मासूम है, अकेली रह गई है। जब मैं उसके घर गया तो वह लड़की बेहद ही डरी हुई थी। कमरे के अंदर बैठी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे यकीन दिलाया और दरवाज़ा खुलवाया। वह लगातार रोए जा रही थी, यह कहकर कि वह फिर से आएगा, मुझसे ज़बरदस्ती ले जाएगा। वह कहकर गया है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिक्की की बातें सुनकर के मैं सन्न रह गया था। कौन आएगा? वह लड़की किसकी बात कर रही थी? मैंने पूछा। विक्की ने कहा कि इस लड़की ने मुझे बताया कि मोहल्ले के एक अधेड़ उम्र का आदमी जो कि शराब और जुआ में एकदम माहिर है और वह गलत नीयत का इंसान है, उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है।
उसने कहा कि उसके चाचा ने उसे 4 लाख रुपए में उस आदमी को बेच दिया है। वह आदमी अब उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है कि वह उसे लेकर जाएगा। यह सुनकर के मेरे अंदर गुस्से की लौ दौड़ पड़ी थी। विक्की की आंखों में दर्द और बेबसी साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा था और मुझे समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। विक्की आगे कहने लगा कि उसे मासूम लड़की की क्या गलती है। अगर वह आदमी उसे ज़बरदस्ती लेकर गया तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेरे हाथ में जो फाइल था उस पर जल्दी से लिख रहा था। एक पल के लिए रुक गया। मोहित का नाम सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा भर आया था, लेकिन जो विक्की बता रहा था उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मोहित ने जो किया था वह बहुत गलत किया था। वह तो माफ़ी के लायक ही नहीं था। मैंने उसे सज़ा दिलवा दी थी, उसे पुलिस के हवाले कर तो दिया था। मोहित अपनी कंपनी में एक कर्मचारी था, क्योंकि वह एक मिलावटी काम करने लगा था। जो हमारे कंपनी में माल तैयार होते थे उनके कुछ प्रोडक्ट वह किसी और भी कंपनी में भेज दिया करता था। और तो और वह हमारे ही कुछ वर्कर्स को इसमें फंसा करके उसको बुरी तरह से गुंडों से पिटवा भी दिया था। मुझे गुस्सा आ गया था और मोहित ने आखिरकार यह मान भी लिया था कि वही यह सब कुछ रायता फैलाया हुआ है, जिसमें कि हमारे वर्कर्स की जान भी जाते जाते बची थी। यह करने से मोहित को बहुत सारा पैसा मिलना था। वह मासूम इंसान के साथ कैसे यह सब कर सकता था, जिससे मेरी कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसके घर में उसकी एक मासूम सी भतीजी भी है। उसकी पत्नी भाई भाभी के देहांत के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन उसकी भतीजी के बारे में नहीं जानता था। और अब मुझे यह सुनकर के बहुत बड़ा झटका लगा था। मोहित ने अपनी ही जवान भतीजी का सौदा कर दिया है। वह अपनी भतीजी को ही नहीं छोड़ा तो फिर वह किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। विक्की अभी भी मुझे देख रहा था, जैसे मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। मैं गहरी सांस लिया और कहा कि विक्की, अब हमें आगे क्या करना होगा? उसका चाचा तो जेल में है, फिर हम उस लड़की के साथ क्या करें? विक्की ने गंभीरता से कहा, फ़िलहाल तो हमें उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। मैं एक घड़ी लंबी सांस लिया और अपना सर पीछे कुर्सी से टिका दिया और कुछ देर सोचने लगा। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, चलो गाड़ी निकालो। उस लड़की के लिए कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा हमें। उस लड़की के लिए कुछ सोचता हूँ। अगर मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई या उसकी इज्जत पर आँच आई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका गुनहगार कहीं ना कहीं मैं भी हो जाऊँगा। मैं और विक्की जल्दी से मोहित के घर पहुँचे। वहाँ एक तमाशा सा लगा हुआ था। मोहल्ले के लोग भीड़ लगाए हुए इकट्ठा हुए थे और एक अधेड़ उम्र का आदमी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला आऊँगा। तुम्हारे चाचा ने मुझे 4 लाख रुपए में तुम्हें बेच दिया है तो मेरी हो। मैं तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम इतनी क्यों डर रही हो? मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इज्जत से साथ रखूंगा। अंदर से लड़की दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। यह सब देखकर मेरा खून एकदम से उबाल मारने लगा था। मैं उस आदमी के पास गया और उसे खींचकर दूर धक्का दे दिया। गुस्से से कहा कि शर्म नहीं आती है एक मजबूर लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हुए? वहाँ आदमी बोला कि मुझ पर तुम चिल्लाने वाले कौन होते हो साहब? आप अमीर होंगे अपने घर के लिए, लेकिन हमारे गरीबों के मोहल्ले में ना बोले तो ही अच्छा होगा। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। उसके चाचा ने मुझे उसे बेच दिया है 4 लाख में। उसकी बेशर्मी और घिनौनी बातें मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया था। वह मुझसे 4 लाख रुपए ले चुका हो, और अगर यकीन ना हो तो मोहल्ले वालों से पूछ लो। मोहित एक नंबर का जुआरी और शराबी था। उसे शराब पीने की लत थी। उसने अपनी भतीजी का सौदा कर दिया था। कहा था कि वह अपनी भतीजी की शादी मुझसे ही करेगा और बदले में 4 लाख रुपए चाहिए। वह पैसे भी ले चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता उसे पुलिस जेल में बंद कर दी थी। मैंने विक्की को इशारा किया कि वह समझते हुए मेरे पास आया। उसके कान में कुछ कहा और उसने फ़ौरन से 6 लाख रुपए चेक भर करके मेरे सामने रख दिया। मैंने बिना कुछ सोचे ही साइन कर दिया था और वह उस आदमी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, जो तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए और यहाँ से निकल जाओ और दोबारा अब इस लड़की के आसपास भी मत दिखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह आदमी हैरान हुआ, चेक को देखने लगा, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने गुस्से से कहा कि मुझे पैसे नहीं
चाहिए, मुझे बस लड़की चाहिए, मैं उससे शादी करूँगा। आप होते कौन हैं हमारे बीच में आने वाले? मेरा गुस्सा एकदम से फूट पड़ा था। वैसे भी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उसकी यह वाहियात बातें सुन के 1 मिनट में बर्दाश्त नहीं हो रहा था और यह सुन कर के मेरा खून खौल उठा था। मैंने उसे पकड़कर ज़ोर से धक्का दिया, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और आइंदा यहाँ कभी भी आसपास नज़र नहीं आना। वह पुलिस का नाम सुनते ही वह डर गया और चेक उठाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैंने दरवाजे पर दस्तक दिया, सुनो दरवाज़ा खोलो, वह आदमी जा चुका है। अंदर से कुछ हलचल हुई और दरवाज़ा खुल गया। एक लड़की थी, सहमी खड़ी थी और एक औरत भी थी उसके साथ। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि पैसे रख लो और घर का खर्चा चलाओ। जो कुछ मोहित ने किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए, इसीलिए उसे जेल भेजा। मेरी बात सुनते ही लड़की ने रोते हुए कहा, मेरे चाचा ने कुछ गलती नहीं किया है, आपने जानबूझकर मेरे चाचा को फंसाया है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी आंखें गुस्से से लाल होती थी। यह लड़की कौन होती है मुझे देखने वाली कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये मुझे बताएगी। अब मैं गुस्से में उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसके बाजू से पकड़कर उसे ज़ोर से लगा। मैंने कहा कि होश में रहकर बातें करो, तुम उदय कपूर से बातें कर रही हो। तुम्हारा चाचा गलत आदमी है, इसीलिए मैंने उसे सज़ा दिलवाई थी ताकि वह और आगे कोई गलती ना करे। साहब माफ़ कीजिए, बच्ची है, इसे यकीन हो रहा है कि इसका चाचा गलत नहीं है। इसके चाचा हमेशा ही इससे प्यार से पेश आते थे, इसीलिए इसके मन में गुस्सा है। मैंने उसकी बात समझी और उस लड़की का बाजू छोड़ दिया था, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा था कि इस लड़की का क्या होगा। मैंने कहा, लेकिन यह अकेले कैसे रहेगी? वह औरत नज़रें चुराते हुए बोली, साहब मैं भी मजबूर हूँ, इसकी माँ मेरी सहेली थी, इसीलिए मिलने आई थी। अब मैं अपने घर लौट जाऊँगी। लड़की रोते हुए उसे लिपट गई। मौसी मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह आदमी फिर से कहीं ना आ जाए और मुझे ले जाए। मोहल्ले वाले भी मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं, अजीब अजीब से बातें बोलते हैं, ताने देते हैं। उस औरत ने खुद को किसी तरह से लड़की से छुड़ाया। बेटा, और तुम्हारे अकेले जीने की आदत डालनी होगी, मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं। यह कहकर वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी और वह लड़की वहीं रोते रह गई थी। मैंने उसे कहा, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, चलो यहाँ से। मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर लाया, लेकिन तभी वह आदमी अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ खड़ा था। वह मुझे डराने के लिए अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आया था। उसकी नज़र अभी उस लड़की पर थी। मुझे उसे देखकर फिर से गुस्सा आया था। मैंने इस बार और कुछ गुंडों के साथ था। मैं नहीं चाहता था कि उसे लड़कर अपनी इज्जत खराब करूं, इसीलिए अपने अंदर के गुस्से को पी गया था। वह आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और बोला, आप इस लड़की को किस हिसाब से लेकर जा रहे हैं? आप पर मैं कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। इस लड़की से आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, ज़बरदस्ती ले जाएंगे। उसके बाद सुन करके मेरा खून एकदम से 7वें आसमान पर उड़ने लगा था, लेकिन विक्की ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उदय ठंडे दिमाग से सोचो, वह जो कह रहा है वह सही है। तुम इस लड़की को किस रिश्ते से अपने साथ लेकर जा रहे हो? मैं लड़की का हाथ छोड़ दिया था। विक्की की आवाज़ सही थी, लेकिन मैं अब उलझन में था, उसे अकेले छोड़ भी नहीं सकता था। यह लोग और यह मोहल्ला उसे निगल जाएगा, क्योंकि यह लोग और यह मोहल्ला बहुत ही ख़राब था। यह लोग अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे, सब उसे भूखे निगाहों से देख रहे थे। मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। उसका मकान भी किराए का था और उसके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं था। और उस वक्त जल्दबाजी में मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, मैं उसकी इज्जत और ज़िंदगी बचाना चाहता था। सामने एक मंदिर था और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसका हाथ पकड़कर उसे उस मंदिर में लेकर गया और उससे शादी कर ली। अब यह मेरी पत्नी हो गई और इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था और वह लड़की भी हैरान थी। उसकी आंखों में ना विश्वास करने का सवाल था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि यह सब सच में हो रहा है। तभी मंदिर के पंडित जी ने आगे बढ़े और बोले, बेटा, जब तुमने इसकी मांग में सिंदूर भर ही दिया है तो इसे पूरी तरह से अपनी पत्नी बना ही लो और सारे रीति रिवाज पूरे कर लो। मैं उसके साथ अग्नि के फेरे भी लिए, उसके गले में मंगलसूत्र तो पहना ही दिया था। पंडित जी ने शादी के मंत्र दोबारा से पढ़कर मेरी शादी करवा दी। मैं कुछ जल्दबाजी में ही ना समझी कर बैठा था। आगे क्या होगा उस वक्त मैं अपनी मंगेतर को पूरी तरह से भूल चुका था, जो फ़िलहाल मेरे घर पर थी और मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जिस लड़की से मैं शादी किया था उसका नाम चंदा था। वह मंदिर में नहीं रुकी, वह सीधे भागते हुए अपने घर पहुँच गई थी और उसकी मौसी भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। मैं बस खड़ा होकर उसे जाते देख रहा था।
मैं पंडित जी को कुछ रुपए दिया और मंदिर से बाहर आ गया था। मोहल्ले वाले की भीड़ अब चुपचाप हो गई थी। वह आदमी जो गुंडा था वह अपने आदमियों के साथ चुपचाप से चलने लगा था, क्योंकि अब कोई भी बहस करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। शायद उसे अपने 6 लाख रुपए की चिंता होगी। कहाँ मैं गुस्से में उसे वह 6 लाख रुपए छीन न लूँ। मैं चंदा के घर पहुँचा तो अंदर से उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह फूट फूट के रो रही थी और अपनी मौसी से कह रही थी कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगी। वह बहुत बड़ा आदमी है, वह एक पत्थर दिल है और जालिम आदमी है। उसने मेरे चाचा को जेल भेजवा दिया है, उसे सज़ा दिलवा दी है। उसकी मौसी उससे प्यार से समझाने लगी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।